वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुड्ढा खेड़ा लाठर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के ई लर्निंग एजुसेट प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने जो पिछला लेक्चर देखा था उस लेक्चर के अंदर क्या था, उपभोक्ता व्यवहार का पार्ट वन था। उस पार्ट वन के अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया था कि उपयोगिता क्या होती है, तटस्था वक्र क्या है, तटस्था वक्र की विशेषताएं क्या हैं, और ये सब हमने इसलिए पढ़ा था ताकि हम ये ज्ञात कर सकें कि उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आज उसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, और आज का जो अपना लेक्चर है वो डिपेंड ये करता है कि अधिकतम संतुष्टि ज्ञात करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बजट रेखा या बजट लाइन। उसको हम अध्ययन करेंगे, उसके अंदर उसकी स्लोप देखेंगे, ढलान देखेंगे, फिर तटस्था वक्र और बजट रेखा दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हम ज्ञात करेंगे कि उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार का जो ये पार्ट टू है वो उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता इस प्रकार से अपने पैसे खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उसके लिए उपभोक्ता कैसे निर्धारित करे कि उसे वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग करना चाहिए। देखिए, उपभोक्ता के पास पैसे हैं तो वो बहुत सारी वस्तुएं खरीद सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है कि उस लिमिट से आगे वो पैसे खर्च कर ही नहीं सकता। उसके पास हो भी नहीं सकते, हो सकता है, और हो भी तो वो किस तरीके से कौन से संयोग को चुने कि हमें सिर्फ वही दो वस्तुओं का संयोग चुनना है और कोई संयोग हमें चुनने ही नहीं है। तो इस चीज का निर्धारण करने के लिए उदासीनता वक्र और बजट रेखा का हम अध्ययन कर रहे हैं। उदासीनता वक्र तो हम पहले ही देख चुके हैं कि एक ऐसा वक्र जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है और विभिन्न संयोग उपभोक्ता को समान उपयोगिता देते हैं। ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर जो लेक्चर था अपना उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है बजट रेखा, कीमत रेखा, सम लागत रेखा भी हम इसे कहते हैं। ये क्या होती है, चले देखते हैं। बजट रेखा या बजट लाइन या कीमत रेखा एक ऐसी रेखा जो दो वस्तुओं के विभिन्न प्राप्य संयोगों को दर्शाती है या दिखाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय और दोनों वस्तुओं की दी गई कीमत पर खरीद सकता है। यानी कि खरीद रहा नहीं है, खरीद सकता है। ये एक लिमिट शो करती है कि उपभोक्ता अपना जो दी गई खर्च करने योग्य आय है उससे कितना दो वस्तुओं के अलग अलग संयोग पर अपने पैसे खर्च करे और उन्हें वो खर्च करके उन संयोगों को वो खरीद सकता है। देखिए, इसे हम देखते हैं एक टेबल के माध्यम से। ये टेबल है जहां पर संयोग दे रखे हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई संयोग है। ये संयोग कैसे हमें प्राप्त हुए जिन्हें हम खरीद सकते हैं। उसके लिए हमें आय 4 रुपए दी गई है। ये हमने एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लिया है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। प्राइस हमने 1 रुपया प्रति इकाई एक्स वस्तु की ली है और प्राइस ऑफ वाई 50 पैसे प्रति इकाई है। देखिए, आय 4 रुपए है, एक्स वस्तु की कीमत 1 रुपए है, और यदि चारों रुपए खर्च कर दिए जाएं तो हमारे पास ई संयोग बनता है, और वो है चारों रुपए खर्च कर दे तो 4 इकाई हमें एक्स वस्तु की प्राप्त हो रही है, लेकिन वाई की 0 इकाइयां प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार चारों रुपए अगर वाई वस्तु पर खर्च कर दिए जाएं तो वाई वस्तु क्या, 50 पैसे की 1 इकाई, तो 4 रुपए में कितनी इकाइयां आएंगी, 8 इकाइयां आएंगी। तो जब आठों इकाइयां हम ले लेंगे तो हम वाई वस्तु की आठों इकाइयां आने की वजह से एक्स वस्तु की 0 इकाइयां ही खरीद पाएंगे। समझे इस बात को। तो जब एक्स वस्तु की 0 इकाई है तो वाई वस्तु की मैक्सिमम इकाइयां क्या हैं, 8। और अगर एक्स वस्तु की मैक्सिमम इकाइयां 4 हम ले पा रहे हैं तो वाई वस्तु की हो गई 0। और इस प्रकार से हम देखें, अगर एक्स वस्तु की 1 इकाई लेते हैं तो वाई वस्तु की इकाइयां कम होके हमें प्राप्त होंगी 6। और यदि हम एक्स वस्तु की 2 इकाइयां लेते हैं तो वाई वस्तु की कम होके हमें प्राप्त होंगी 4। इस प्रकार से जैसे जैसे हम एक्स वस्तु की इकाइयां बढ़ाते जाएंगे वाई वस्तु की इकाइयां कम होती जाएंगी। ये तो थी तालिका। इसे हम कहते हैं बजट सेट या अवसर सेट, कि हमारे पास दो अवसर हैं, हम एक्स की इकाइयां बढ़ाते हैं तो दूसरे अवसर को हम
कम कर देते हैं, यानी कि y की इकाइयां कम कर देते हैं। तो एक बजट सेट या अवसर सेट में सभी संभावित उपभोग बंडल शामिल होते हैं। उपभोग बंडल का मतलब है उपभोग के कॉम्बिनेशंस या संयोग। ये जो आपको ए बी सी डी ई नजर आते हैं ये है। अब ये हमें कैसे प्राप्त हुए, उसके लिए बजट रेखा का हमें समीकरण देखना पड़ेगा। समीकरण ये है, प्राइस एक्स की है और मात्राएं हम एक्स की कितनी ले रहे हैं, वो खर्चा एक्स के ऊपर हो गया, प्लस में वाई वस्तु की कीमत और वाई की कितनी इकाइयां ले रहे हैं, ये वाई वस्तु का खर्चा हो गया, ये एक्स वस्तु का खर्चा था। तो एक्स का खर्चा प्लस में वाई का खर्चा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल कितना हमने पैसा खर्च करना है या खर्च करने योग्य वाली आय के बराबर है। ये है बजट रेखा का समीकरण। अब बजट लाइन कैसे बनाएं? बजट लाइन इन्हीं अवसर सेटों को ग्राफ में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जो तालिका है जिसके अंदर हमने अलग अलग देखा था कि संयोग हैं, उन्हीं संयोगों को जब हम चित्रित कर दें ग्राफ के ऊपर तो उसे हम कहेंगे बजट रेखा। और हमने देखा था कि 0 और 8, एक्स वस्तु 0 है तो मैक्सिमम वाई की हम 8 इकाइयां ले पा रहे हैं, ये हो गई 8। और जब हम एक्स वस्तु की मैक्सिमम इकाइयां 4 ले पाते हैं तो वाई वस्तु की इकाइयां हो जाती हैं 0। तो यहां हम देखते हैं जब वाई वस्तु की मैक्सिमम इकाइयां लेते हैं तो एक्स वस्तु की 0 हो जाती हैं, और एक्स वस्तु की मैक्सिमम इकाइयां 4 लेते हैं तो वाई वस्तु की 0 हो जाती हैं। तो वाई का मैक्सिमम और एक्स की मैक्सिमम यूनिट्स, इन दोनों को मिला दें तो ये हमारी बनती है एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा जिसे हम कहते हैं बजट रेखा। और इसके ऊपर अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे बी कॉम्बिनेशन 6 वाई वस्तु की इकाई और 1 एक्स की इकाई, 4 सी कॉम्बिनेशन पे देखें हम, 4 जो है वाई की इकाई है और 2 एक्स की इकाइयां हैं, और डी संयोग पर अगर हम देखें तो वाई वस्तु की 2 इकाइयां और एक्स वस्तु की 3 इकाइयां हैं। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इस लाइन के नीचे का, बजट रेखा से नीचे, ये है आपके प्राप्य संयोग जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे ऊपर कोई भी संयोग अगर हम ले, जैसे 6 इकाई एक्स की आए तो वो 3 रुपए में आएंगी क्योंकि 50 पैसे प्रति इकाई है, और 4 इकाइयां 4 रुपए में आएंगी, तो 3 रुपए उस पे खर्च हो गए और 4 इस पे हो गए, 7 रुपए हो गए, और 7 रुपए हमारे पास है ही नहीं। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो हम बाहर बनाएंगे एफ कॉम्बिनेशन, ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, इसे हम खरीद ही नहीं सकते, ये अप्राप्य संयोग है। सो ये जो है नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन हो गया। और बजट लाइन के अंदर जितना भी है ये फिजिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर अंदर भी कोई कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो आप पूरे पैसे वहां खर्च नहीं कर रहे, सिर्फ बजट रेखा के ऊपर ही जो है उपभोक्ता अपने पूरे पैसे खर्च कर पाता है। फिर है स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट रेखा का ढलान। बजट रेखा का ढलान देखने से पहले हम देखते हैं ढलान ही क्या होता है। ये हमने तटस्था वक्र समझते टाइम भी हमने पढ़ा था कि किसी सरल रेखा की प्रवणता यानी कि ढलान, स्लोप जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं या ग्रेडियंट भी कहते हैं, उसके झुकाव की तीव्रता बताता है। कोई भी सरल रेखा है वो कितनी तीव्र है, उसका ढलान कितना है, उसका झुकाव कितना है, ये झुकाव को मेजर करता है। देखें यहां ये लाइन जैसे जैसे राइट साइड में जा रही है तो ये जो कोण है राइट साइड में जिसे हम टेंजेंट थीटा कहते हैं, ये स्लोप को डिफाइन करता है। तो जैसे जैसे ये स्ट्रेट लाइन राइट में जा रही है, देखिए तो इसका कोण जो है वो बड़ा होता जा रहा है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जैसे जैसे राइट में जा रहे हैं कोण बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है तो ढलान भी बढ़ता जा रहा है इस रेखा का। देखिए यहां पर अगर हम कोई बॉल रखें इसके ऊपर और उसके गिराएं, और एक यहां पर रखें 3rd नंबर वाली लाइन के ऊपर, तो वहां से गिराएं, देखिए तो जैसे जैसे ये खड़ी रेखा बनती जाएगी वैसे वैसे इसका ढलान बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल जो ये y एक्सिस के पैरेलल है यहां ढलान जो है आपका इनफाइनाइट हो जाता है। x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसके ऊपर कोई ढलान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना तो वो सपोज एक इस लाइन के ऊपर एक बॉल रख दें, ना तो वो राइट में जाएगी ना वो लेफ्ट में जाएगी, इसके अंदर कोई ढलान है ही नहीं, ये जहां है वहीं रहेगी। तो यहां ढलान होता है 0,
यानी कि जो लाइन एक्स एक्सिस ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वहां ढलान 0 होता है, और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है वहां ढलान इनफाइनाइट होता है। देखिए, स्लोप ऑफ बजट लाइन किसी दो बिंदुओं की ऊंचाई यानी कि वर्टिकल अगर हम लें, ऊर्ध्वाधर लें, तथा क्षैतिज दूरी यानी कि हॉरिजॉन्टल लें, उनका अनुपात होता है। और ये अनुपात आप देखें, ए बी जो चेंज है y में, ये डेल्टा y हो जाएगा, और बी सी जो ये है, ये डेल्टा x हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बजट रेखा का ढलान है वो वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज उसको डिफाइन करता है। जो ये जो ढलान है बजट रेखा का, वो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। देखिए, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर के ऊपर देखें तो ओ एल जो है, ये हमारे पास वाई वस्तु की मैक्सिमम इकाइयां एक उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करके ले सकता है। तो ये ओ एल कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला, आय मनी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कर दें तो ये ओ एल हमें ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही एक्स वस्तु की मैक्सिमम जो है लिमिट ओ एम हम खरीद सकते हैं मैक्सिमम। तो ओ एम कैसे पता चला? आय जितनी थी उसको हमने प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया। तो स्लोप कैसे बनेगा? तो स्लोप देखिए, वर्टिकल क्या है? एम डिवाइडेड बाय पी वाई, और हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? एम डिवाइडेड बाय पी एक्स, ये है। सो एम डिवाइडेड बाय पी एक्स, ये पूरा डिवाइड में है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, और कैसे चेंज होके आता है देखिए, m डिवाइडेड बाय पी वाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स ऊपर गया और m नीचे आया। इस m से ये m कैंसल हो गया, और अब हमारे पास क्या बचता है? प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। ये जो है आपका, ये स्लोप आ गया किसका? बजट लाइन का। अब ये स्लोप सिंपली क्या है? प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y की रेशियो है। समझे आप? तो आपको एक मार्क के अंदर जब आ जाए कि पेपर में कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, आप लिखेंगे प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। अब इसके अंदर देखें हम, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन का समीकरण क्या है, यानी कि बजट रेखा के समीकरण के आधार पर हम क्या करेंगे? इसका ढलान ज्ञात करते हैं। देखिए, बजट रेखा का समीकरण हमने पहले ही देखा था कि प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये एक्स का खर्चा, प्लस में प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई, ये वाई वस्तु पर खर्चा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो मुद्रा हमने खर्च करने के लिए निकाली है उसके ऊपर। अब इसके अंदर अगर देखें तो क्वांटिटी ऑफ एक्स को हम एक्स लिख देते हैं, यानी प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स को हमने एक्स लिख दिया, और क्वांटिटी ऑफ वाई को हमने वाई लिख दिया। हमारी इक्वेशन में कोई चीज नहीं है, सिर्फ ये हमने नोटेशन चेंज की है। इसके बाद देखें, अगर मात्रा बदल जाती है तो क्या होगा? अगर मात्रा बदल गई, सपोज 2 इकाई एक्स वस्तु की हम ले रहे थे, अब 3 इकाइयां और बढ़ा दी, तो 2 में 3 जुड़ जाएगा, टोटल बनेगा 5। यानी कि पहले वाली क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो क्वांटिटी हमें जोड़नी पड़ेगी। तो वो कैसे बनेगा? ये एक्स अगर चेंज हो गया तो चेंज के साथ हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा, और ऐसे ही y के साथ जो है y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। तो ये चेंज होने के बाद का खर्च को डिफाइन करेगा ये वाली इक्वेशन। तो प्राइस ऑफ x और क्वांटिटी ऑफ x को चेंज होने के बाद अगर देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होगी, यानी कि प्राइस ऑफ x इंटू में x, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस में प्राइस ऑफ x इंटू में, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा एक्स, प्लस में प्राइस ऑफ वाई, अब ये वाई के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इंटू में वाई, प्लस में प्राइस ऑफ वाई इंटू में डेल्टा वाई, इंटू में डेल्टा वाई। ये आपकी जो है इक्वेशन बन गई है सेकेंड नंबर की। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 2। अब इस सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन यदि लेस कर दें तो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन प्राइस ऑफ एक्स इंटू में एक्स, ये रहा, ये लेस करेंगे, और ऐसे ही प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई, प्राइस ऑफ वाई इंटू में वाई लेस करेंगे, और ये मान लो हमारी इक्वेशन m के इक्विवेलेंट ये है, और ये भी m के इक्विवेलेंट है। तो अब लेस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा और m जो है ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? बचा क्या? प्राइस ऑफ x इंटू में डेल्टा x, प्राइस ऑफ x इंटू में डेल्टा x प्लस में प्राइस ऑफ y इंटू में डेल्टा y, ये बच गया हमारा जीरो के इक्वल। अब क्या करते हैं, प्राइस ऑफ y को एक तरफ रख लेते हैं और प्राइस ऑफ x वाले को एक तरफ ले जाते हैं। सो प्राइस ऑफ y इंटू डेल्टा y इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा ये उधर राइट साइड जाएगा तो प्राइस ऑफ x इंटू डेल्टा x। ठीक है, अब क्या करते हैं, डेल्टा y एक तरफ रखते हैं तो पी वाई जो है वो मल्टीप्लीकेशन के साथ है डेल्टा y के साथ, तो राइट साइड जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। ये डिवीजन में आ गया इनटू में डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स राइट साइड में है तो इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट में ले जाते हैं, ये यहां मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। ये आपका जो देखें तो ये आपका जो है वो स्लोप नजर आता है, ये स्लोप है बजट लाइन का। सो हमने देखा कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो कि हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई के लिए, तटस्था वक्र के ढलान के लिए वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हर एक के लिए ऐसे ही ढलान होता है, लेकिन यहां पर हमने इक्वेशन के साथ देखा कि ये जो ढलान है वो किसके इक्वल है, वो प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई के इक्वल है। अब है बजट रेखा में परिवर्तन कैसे आते हैं। देखिए, बजट रेखा ज्ञात करने के लिए तीन चीजों की हमने जरूरत देखी थी। आय थी हमारे पास, एक्स वस्तु की कीमत थी, वाई वस्तु की कीमत थी। अब हम आय को बदल रहे हैं, हम किसको बदल रहे हैं, आय को, और प्राइस ऑफ वाई और प्राइस ऑफ एक्स को हम स्टेबल रखते हैं। तो क्या होगा, जब आय बढ़ेगी तो एक्स वस्तु भी हमारे पास ज्यादा आएगी और वाई वस्तु भी ज्यादा आएगी। तो ये जो वक्र है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट साइड चला गया, यानी एक्स वस्तु की भी ज्यादा इकाइयां हम उपभोक्ता खरीद पाएगा और वाई वस्तु भी खरीद पाएगा। तो ये राइट साइड पैरेलल में चला गया। और अगर आय कम होती है तो वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, ये आय कम होने की वजह से होगा। तो दाईं तरफ गया जब आय बढ़ी तो ये वक्र बना, और ये गया जब आय कम हुई। बच्चों, अब हम देखते हैं कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है बजट रेखा के ऊपर। इस स्थिति में हम प्राइस ऑफ एक्स को चेंज कर रहे हैं, इनकम स्थिर है और प्राइस ऑफ वाई स्थिर है। देखिए, जब एक्स की कीमत कम होगी तो उतने ही पैसे में एक्स की मात्राएं हम ज्यादा ले पाएंगे। पिछला अगर एग्जाम्पल देखें आप, तो वहां पर 4 रुपए में 4 इकाइयां एक्स वस्तु की आती थी, जब एक्स वस्तु की 1 रुपया प्रति इकाई कीमत थी। अब क्या है, कीमत कम होकर 50 पैसे हो जाती है, तो 4 रुपए में कितनी इकाइयां आएंगी, अब 8 इकाइयां आएंगी। तो जो बजट रेखा है एक्स एक्स एक्सिस पे ही शिफ्ट हो रही है। वाई का जो एंड पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम 8 था आपका, वो चेंज नहीं होगा, वाई वस्तु की इकाइयां चेंज नहीं होंगी, सिर्फ एक्स एक्स की चेंज होंगी, ये राइट साइड चला जाएगा। और यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन वाई पर उतने ही रहेगा क्योंकि वाई की इकाइयों में कोई बदलाव नहीं आता। अब देखिए उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन क्या है, उससे पहले हम देखते हैं संतुलन क्या होता है। संतुलन होता है विश्राम की अवस्था, यानी कि कोई चेंज ना हो। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां माइंड ये कहे कि रिलैक्स, बस जैसा है हमें संतुष्टि मिल रही है, हम अपने खर्च करने के कोई तौर तरीके में बदलाव नहीं चाहते। तब जाके उपभोक्ता जो है वो संतुलन में होगा, बैलेंस रहेगा, वो अपनी मानसिक स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगा। वो उस स्थिति में पैसे खर्च कर रहा है जहां उसे ये लग रहा है कि मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि मिल रही है एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की इकाइयां खरीदने पर। तो देखिए, यहां पर हम देखें तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, अधिकतम संतुष्टि। अधिकतम संतुष्टि जब प्राप्त होती है तो हम कहते हैं उपभोक्ता संतुलन में है और खर्च करने के तौर तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है। इसको पढ़ने के लिए हमें तटस्था वक्र और बजट रेखा दोनों को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि तटस्था वक्र हमें संतुष्टि दे रहा है और बजट रेखा हमें हमारी लिमिट फिक्स करके देती है कि उससे आगे आप पैसे खर्च ही नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे बनता है ये।
उपभोक्ता संतुलन के लिए देखें तो यहां पर आप रेखा चित्र में देखेंगे IC1 जो कि निचला स्तर दिखाता है संतुष्टि का, IC2 उससे ऊपर का संतुष्टि का स्तर दिखाता है, और IC3 जो सबसे ऊपर है, जो इन दोनों की तुलना में ज्यादा संतुष्टि दिखाता है। तो देखिए उपभोक्ता जो है F बिंदु पर चाहेगा कि वो संतुलन में हो, लेकिन F बिंदु पर अगर आप देखें संतुष्टि तो ज्यादा है, लेकिन औकात नहीं है एक उपभोक्ता की वहां तक पहुंचने की। औकात इन द सेंस क्या है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि इस F पॉइंट को वो ग्रहण कर सके, वो ले सके, क्योंकि LM जो आपको नजर आती है ब्लू लाइन में कीमत रेखा, ये ऊपर जाएगी, इसको छुएगी तो पहुंच में आएगा। तो ये नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन होगा, ये अप्राप्य संयोग है, तो ये हम ले ही नहीं सकते, ये बजट में ही नहीं है हमारे। तो अब हमारे पास IC3 का तो ऑप्शन हो गया कैंसल, तो हमारे पास बचा IC1 और IC2। IC1 को देखते हैं। IC1 के ऊपर A संयोग है और B संयोग है, ये दोनों प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों बजट रेखा के ऊपर हैं। लेकिन अगर आप E बिंदु को देखें तो E बिंदु के ऊपर जो है IC2 के ऊपर E बिंदु है, तो वो हमें ज्यादा संतुष्टि दे रहा है। तो उपभोक्ता चाहेगा कि वो ऊंचे तटस्थ वक्र पर रहे, वो निचले पर ना रहे। अगली बात, अगर वो A और B के अलावा C संयोग और लेता है, देखिए समान संतुष्टि मिल रही है, ए और बी संयोग वो प्राप्त कर सकता है, बजट लाइन के ऊपर है। सी संयोग वो प्राप्त कर सकता है लेकिन बजट लाइन से अंदर है, ये अंदर है, तो अंदर आपने पूरे पैसे खर्चे ही नहीं। लेकिन ए और बी को अगर आप कंपेयर करें ई के साथ, तो ई ज्यादा संतुष्टि प्रोवाइड कर रहा है, तो ई जो है वो संतुलन होगा, उपभोक्ता का संतुलन ई बिंदु पर होगा। यहां पर दो शर्तें निकल कर आती हैं संतुलन की। पहली, बजट रेखा तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा हो, तो देखें IC3 पर स्पर्श रेखा नहीं है, ए और बी संयोग पर देखें तो बजट लाइन जो है वो काट कर जा रही है। तो यहां ई बिंदु जो संतुलन था, उससे हमें यह पता चला कि बजट रेखा जो है तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा हो, अर्थात दोनों का ढलान सेम हो। और ढलान क्या था, MRS/XY जो कि तटस्थ वक्र का ढलान है, और PX ओवर PY जो कि बजट रेखा का ढलान है, तो दोनों का ढलान एक दूसरे के बराबर है। अगला, स्पर्श बिंदु पर IC उन्तोदर है, यानी कि कॉन्वेक्स शेप है, ये क्या है, कॉन्वेक्स शेप है, मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होना चाहिए तटस्थ वक्र। और ये हमने विशेषता में भी पढ़ा था, अगर ये वक्र इस तरीके से है, नतोदर है, तो ऊपर वाला संयोग जो है ए संयोग, वो ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन देगा ई संयोग के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हमने ये देखा कि कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि नतोदर में क्या होता है, बढ़ती सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है, तो ये हमने नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर अगर होता है तो वो ऊंचे वाले तटस्थ वक्र पर जाएगा, फिर वो वहां आलोचना आ जाएगी इसकी कि ये नतोदर ही होता है, उन्तोदर नहीं होता। तो ये हमारे लिए इसलिए ये शर्त है कि आप गलती से कॉनकेव शेप ना बना दें, कॉन्वेक्स ही रहेगा संतुलन। अब देखें, संतुलन में बदलाव अगर करें, यानी कि संतुलन में अगर कोई उपभोक्ता नहीं है, तो क्या परिवर्तन आएंगे कि वो संतुलन में हो जाए। सपोज करो संतुलन ई बिंदु पर है, ये ई है, यहां पर आपको दिखता है कि क्यू मात्रा जो है उपभोक्ता लेता है, और यदि उपभोक्ता इस ई पर नहीं है, उससे पहले Q1 इकाइयों का उपभोग कर रहा है एक्स वस्तु की, तो इस स्थिति में आप देखें तटस्थ वक्र ऊपर है और बजट लाइन नीचे है, तो इस स्थिति में स्लोप ऑफ आईसी यानी कि तटस्थ वक्र का ढलान वो क्या है, ज्यादा है स्लोप ऑफ बजट लाइन से। तो इस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता जो है टेंजेंट नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, ये मान लो कि ए पॉइंट है, तो बजट रेखा जो है यहां पर टेंजेंट नहीं है, तो ये वाला संयोग जो है उपभोक्ता खरीद ही नहीं पा रहा। तो क्या करेगा उपभोक्ता इस स्थिति में, एक्स वस्तु की इकाइयां बढ़ाएगा, जैसे जैसे एक्स की इकाइयां बढ़ाएगा तटस्थ वक्र का ढलान जो है वो कम होते होते ई बिंदु पर आ जाएगा, और यहां पर दोनों का ढलान बराबर हो जाएगा, बजट रेखा का भी और तटस्थ वक्र के का भी।
तो ये हमारा संतुलन गेन हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और यदि उपभोक्ता Q2 इकाइयां X वस्तु की उपभोग करता है, OQ2, तो इस स्थिति में आप देखें बजट रेखा नीचे है और तटस्था वक्र ऊपर है। तो यहां पर जो ढलान है वो बजट रेखा का ढलान जो है वो ज्यादा है और तटस्था वक्र का जो ढलान है वो कम है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता जैसे जैसे एक्स वस्तु की मात्राएं कम करेगा वैसे वैसे तटस्था वक्र का ढलान बढ़ता जाएगा और वो बराबर हो जाएगा किसके, बजट रेखा के। तो इस प्रकार से जो है संतुलन हमारा प्राप्त हो जाता है उपभोक्ता का। यहां ये अपना लेसन पूरा हो जाता है और इस लेसन को पूरा करने के बाद अब देखते हैं कि कुछ मुख्य क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है कीमत रेखा क्या है, इसके ढलान का सूत्र लिखें। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इस लेसन को दोबारा से रिवाइंड करके देखें और फिर यहां से आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है कीमत रेखा क्या है, इसके ढलान का सूत्र लिखें। ढलान का सूत्र px/py और कीमत रेखा क्या है, एक ऐसी रेखा जो दो वस्तुओं के विभिन्न प्राप्य संयोगों को दिखाती है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय दी गई दोनों वस्तुओं की कीमत पर खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कीमत रेखा में परिवर्तन, वो हम पढ़ चुके हैं कि आय बढ़ेगी तो समानांतर कीमत रेखा दाईं तरफ जाएगी और अगर आय कम होगी तो समानांतर बाईं तरफ जाएगी। और इसके बाद एक्स वस्तु की कीमत बदल जाएगी, कम हो जाती है तो सिर्फ एक्स एक्स की इकाइयां बढ़ेंगी, वाई की नहीं बढ़ेंगी, और एक्स वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स वस्तु की इकाइयां जो है वो कम हो जाएंगी। फिर है उपभोक्ता संतुलन क्या है, इसकी व्याख्या करें। उपभोक्ता संतुलन की यहां आपने परिभाषा देनी है, उसके बाद एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर बजट रेखा और जो है तटस्था वक्र दोनों एक दूसरे को छूते हुए होने चाहिए, काटते हुए नहीं होने चाहिए। और फिर आपने उसने लेफ्ट क्यों नहीं होगा, राइट क्यों नहीं होगा, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहां आपका ये पार्ट पूरा हो गया। इसे अच्छे से रिवाइज करें, अपनी कॉपीज मेंटेन करें। थैंक यू।